नमस्कार, नरेंद्र तिवारी आईएएस अकेडमी के यूट्यूब सत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के तटवर्ती प्रदेश और उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वीप। हमारे लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने बात की थी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और साथ में उसके कुछ प्रमुख पठार। आज हम एक तो तटवर्ती प्रदेश शुरू करने से पहले उसी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग जो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए थे, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। कुछ दर्रे हैं, उनकी हम बात करते हैं और उसके बाद हमारा जो आज का एक नया जो टॉपिक होगा भारत के तटवर्ती प्रदेश, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो जो हमारा टॉपिक था प्रायद्वीपीय पठार, जिसकी हमने चर्चा की थी लास्ट लेक्चर के अंतर्गत कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, साथ में इसके अंतर्गत दो घाटों की बात की और उसके अलावा कुछ पर्वत और अन्य प्रमुख पठार। आज हम बात करते हैं इसी प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, अर्थात पास ऑफ पेनिसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ एक घाट जिसका नाम है पश्चिमी घाट। अब इस पश्चिमी घाट के अंतर्गत एक राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र। ये राज्य महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बाद हम बात करते हैं राज्य होगा गोवा, और गोवा के दक्षिण में कर्नाटक और साथ में केरल व तमिलनाडु। अब हमारा जो आज का जो विषय है प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, तो इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में दो दर्रे स्थित हैं। अब एक दर्रा जिसका नाम है थाल घाट, दर्रे का नाम है थाल घाट, और ठीक इसी तरह से एक और दर्रा जिसका नाम है भोर घाट, थाल घाट व भोर घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड में महानगर अर्थात मुंबई, सवाल बनता है कि जब इस मुंबई से हमें जाना हो नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है नासिक, अगर मुंबई से नासिक जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे थाल घाट का। तो सवाल बनता है कि मुंबई और नासिक को जोड़ता है थाल घाट, और इसी महाराष्ट्र में स्थित है पुणे, और मुंबई से अगर पुणे की बात हम करें तो प्रयोग करेंगे भोर घाट का। तो पहला सवाल जो बना कि मुंबई और नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है, या मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है, और ये दोनों ही दर्रे किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बाद अगर हम इन राज्यों में कुछ ऐसे विशेष दर्रे नहीं हैं तो हम डायरेक्ट ही बात करते हैं कि पश्चिमी घाट, और ये पश्चिमी घाट में एक घाट आकर मिला था जिसका नाम था पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जब दोनों जहां आकर मिले थे तो स्थान का नाम हो गया था नीलगिरी। तो नीलगिरी वो स्थान जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलते हैं। इसी नीलगिरी के दक्षिण में एक दर्रा है और दर्रे का नाम है पाल घाट। अब ये फिर एक दर्रा पाल घाट, और पाल घाट के दक्षिण में फिर एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अन्नामलाई। अब सवाल जो बनता है कि पालघाट दर्रा एक तो किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, नीलगिरी व अन्नामलाई के मध्य स्थित है। इसी अन्नामलाई के दक्षिण में फिर एक दर्रा है और दर्रे का नाम है सेनकोटा दर्रा। अब ये फिर एक दर्रा होता है जिसका नाम है सेनकोटा दर्रा। अब अन्नामलाई के दक्षिण में फिर एक पर्वत श्रृंखला जिस पहाड़ी है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी। तो यहाँ जो सवाल बना है महत्वपूर्ण कि जिस तरह से मुंबई और नासिक को जोड़ता है थाल घाट,
उसी प्रकार मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट। अब इस पाल घाट के पश्चिमी हिस्से में एक शहर जिसका नाम है कोच्चि। अब जब भी कोच्चि की बात है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। अगर सवाल बनता है, पूछा जाए कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कोच्चि। और इस कोच्चि को जोड़ता है पालघाट दर्रा किससे? कोयम्बटूर। अब कोयम्बटूर जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है, कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। सवाल बनता है कोच्चि व कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। अब ठीक इसी प्रकार दर्रा है एक सेनकोटा दर्रा। अब सेनकोटा दर्रे की अगर बात करें तो सेनकोटा दर्रा जोड़ता है एक शहर, केरल की राजधानी कहें जिसे हम तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम व चेन्नई को, तिरुवनंतपुरम व चेन्नई को आपस में जोड़ता है सेनकोटा दर्रा। सवाल बनता है, एक तो इन सभी दर्रों का एक ऑर्डर कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्या एक क्रम है। साथ में एक ये भी यहाँ सवाल एक बनता है कि थालघाट किस किस को जोड़ता है? मुंबई व नासिक। भोरघाट जोड़ता है मुंबई व पुणे को। साथ में पालघाट दर्रा जोड़ता है कोच्चि व कोयम्बटूर को। पालघाट दर्रे की बात हो तो इस दर्रे का अधिकांश हिस्सा केरल में है, तो हम यहाँ केरल की बात करेंगे कि पालघाट दर्रा केरल में है, लेकिन पूर्ण रूप से केरल में ना होकर एक कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल नहीं बनता है कि पालघाट दर्रे की स्थिति को लेकर कि किस राज्य में होगा। जैसे यहाँ स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में हैं। ठीक उसी तरह सेनकोटा दर्रा भी पूर्ण रूप से एक राज्य में स्थित नहीं होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा कि सेनकोटा दर्रा या तो किन स्थानों को आपस में जोड़ता है, किन शहरों को, साथ में किन किन पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो एक क्वेश्चन बनता है कि पालघाट दर्रा स्थित है नीलगिरी व अन्नामलाई के मध्य। साथ में सेनकोटा दर्रा स्थित है अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी के मध्य है। पालघाट जोड़ता है कोच्चि व कोयम्बटूर को। सेनकोटा जोड़ता है तिरुवनंतपुरम व चेन्नई को। भोरघाट जोड़ता है मुंबई व पुणे को। और थालघाट की बात करें तो मुंबई व नासिक को। और सभी दर्रे जो हैं, अगर बात आए कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट की, तो सभी दर्रे स्थित है पश्चिमी घाट के अंतर्गत। तो ये तो हमने बात की थी हमारे इस प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों को लेकर। अब हमारा जो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारत के तटवर्ती प्रदेश व द्वीप, तो अब आते हैं हमारा चौथा भौतिक प्रदेश जिसकी हम बात करेंगे। इससे पहले हम हिमालय को पढ़ चुके हैं, साथ में मैदान हमने पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख अन्य पठार, और साथ में आज उसके दर्रे। अब हमारा जो नया जो टॉपिक है उसका नाम है भारत के तटवर्ती प्रदेश व द्वीप। तो आज हम बात करेंगे भारत के तटों की। तो हम यहाँ दो क्षेत्रों की बात करेंगे, एक तो तट और एक हम यहाँ पढ़ेंगे द्वीप। तो पहले हम बात करेंगे तट पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आएंगे भारत के द्वीप की बात, जिसके अंतर्गत हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को तो मुख्य रूप से पढ़ेंगे ही, साथ में कुछ अन्य छोटे द्वीपों की स्थिति को लेकर भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो सवाल है, भारत के तटवर्ती प्रदेश कितने भागों में स्थित है, या निर्माण से संबंधित सवाल जो बन सकते हैं और साथ में उनके नाम से संबंधित। तो देखिए, जब तट की बात की जाए, यानी भारत का जो कोस्टल लेन है
तो प्रायद्वीपीय भारत की हम पहले तो बात करें यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत और साथ में ये गुजरात का तट, तो एक तो यहाँ है गुजरात और साथ में गुजरात के नीचे स्थित है महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और साथ में गोवा, केरल और तमिलनाडु। अब हमारा जो यहाँ सवाल बनता है भारत के तटों को लेकर, तो देखिए भारत में दो प्रकार के तट हैं। भारत के तटों को दो भागों में हमने डिवाइड किया, एक तो है पश्चिमी तट और एक है पूर्वी तट, पश्चिम तट और पूर्वी तट। अब पहले तो इन दोनों तटों का हम कंपैरिजन करते हैं और साथ में ये बात करते हैं कि पश्चिम तट स्थित है अरब सागर पर और साथ में पूर्वी तट स्थित है बंगाल की खाड़ी। पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी तट पर अरब सागर है और दक्षिण में जो कन्याकुमारी या कहे तमिलनाडु का अंतिम बिंदु दक्षिण में है हिंद महासागर। अब पहले तो निर्माण से संबंधित यहाँ सवाल बनते हैं कि कैसे इनका निर्माण हुआ। तो पश्चिमी तट हो या पूर्वी तट, अगर दोनों की चौड़ाई को लेकर बात की जाए तो पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा संकरा है, या इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी अधिकतम चौड़ाई है 80 किलोमीटर, जबकि पूर्वी तट की अधिकतम चौड़ाई है 150 किलोमीटर। ये तो हमने बात की इनकी चौड़ाई को लेकर, लेकिन अगर लंबाई की बात की जाए कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा लंबा है और साथ में कौन छोटा है या कौन ज़्यादा चौड़ा है, तो लंबाई की बात अगर की जाए तो पश्चिमी तट की लंबाई है लगभग 1700 किलोमीटर, जबकि पूर्वी तट की लंबाई है 1300 किलोमीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा लंबा तो है, पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा लंबा तो है, क्योंकि पश्चिमी तट की लंबाई 1700 किलोमीटर, पूर्वी तट की लंबाई 1300, लेकिन पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है वो पूर्वी तट की अपेक्षा कम है। तो एक तो सवाल यहाँ ये बना कि कौन सा तट ज़्यादा चौड़ा है या कौन सा तट ज़्यादा लंबा है। दूसरा सवाल हम यहाँ जो बात करते हैं कि इस पश्चिमी तट के क्या क्या नाम हैं और किन भागों में इसे विभाजित किया गया है, और साथ में पूर्वी तट के नाम पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इस पश्चिमी तट की। देखिए जब पश्चिमी तट की बात की जाए तो पश्चिमी तट में हमने पढ़ा था एक पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, और हमने दूसरी जो बात की थी वो की थी हमने इस पूर्वी घाट की। तो एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट के पश्चिम हिस्से में जो तट है ये, इस तट का निर्माण कैसे हुआ या पूर्वी तट का निर्माण किनके द्वारा किया गया। तो हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जब हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ा था तो समय हमने एक बात की थी कि पश्चिमी घाट ऊंचा है, यह ऊंचा अधिक है बजाय पूर्वी घाट के, कि पश्चिमी तट की ऊंचाई अधिक है। अब जब पश्चिमी तट की ऊंचाई अधिक है तो ये पश्चिमी तट से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो बड़े तेज वेग के साथ बहती हैं, और तेज वेग के साथ बहने के कारण वो नदियाँ समुद्र में डायरेक्ट चली जाती हैं और अवसादों का जमाव एक ही स्थान पर ना करके छिछले रूपों में करती हैं, जिससे एस्चुअरी तो बनती है, एस्चुअरी अर्थात ज्वार नदमुख, लेकिन डेल्टा नहीं बनता है। अब डेल्टा नहीं बनता है, एस्चुअरी अर्थात कोई भी नदी, जैसे पहला सवाल बनता है कि पश्चिमी तट, अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर पश्चिमी तट के निर्माण को लेकर, कि एक तो पश्चिमी तट के निर्माण में किसका
योगदान है, कैसे हुआ या क्या वहाँ पर कुछ अन्य विशेषताएं उसकी होती हैं कि पश्चिमी तट की ऊंचाई अधिक है, अधिक ऊंचा है पूर्वी तट की अपेक्षा। अब कोई भी भाग अगर ऊंचा है, कोई भी भाग अगर अधिक ऊंचा है तो ऊंचाई से जैसे ही नदी निकलेंगी वो सागर में चली जाएंगी और गहरे सागर में वो अवसाद पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही नदी ऊंचाई से बहकर आती है तो अपने साथ अवसाद को तो लेकर आती है, लेकिन इस पश्चिमी तट में बेसाल्ट और नीस जो कठोर चट्टानें होती हैं पाए जाने के कारण अवसादों का ज़्यादा निर्माण नहीं कर पाती हैं। इसलिए इस पश्चिमी तट पर, जो पश्चिमी तट है, इसकी चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षा कम है, क्योंकि अवसाद का निर्माण कम होता है। एक तो कठोर चट्टानें, और कठोर चट्टानों में किस तत्व की अधिकता? बेसाल्ट व नीस की। साथ में पश्चिमी घाट ऊंचा है और ऊंचा होने के कारण नदियां पूरे वेग के साथ बहकर आती हैं और अवसादों का जमाव एक ही स्थान पर ना करके छिछले रूपों में अलग अलग जगह कर देती हैं। और किसी भी नदी द्वारा जब अवसादों का जमाव छिछले रूप में किया जाता है तो उसे कहा जाता है एस्चुअरी, या एस्चुअरी को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं ज्वार नद मुख। तो पहला जो सवाल बना कि कौन से तट की नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं या ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, आंसर होगा पश्चिमी तट का। पश्चिमी तट कम चौड़ा होने की वजह क्या है? क्योंकि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, नदियां वेग के साथ बहती है, तो अवसादों को यहाँ जमा नहीं करने की अपेक्षा सागर के गहरे भाग में अवसाद पहुँच जाते हैं। और तीसरी वजह, इस पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली बेसाल्ट और नीस नामक जो कठोर तत्व है उनका पाए जाने के कारण अवसादों का कम मात्रा में निर्माण होना। तो ये तीन ऐसी वजह हैं जिस वजह से इस पश्चिमी तट की चौड़ाई कम है। लेकिन उसके बाद भी इस पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है, इस गुजरात वाले क्षेत्र में कुछ इसकी चौड़ाई अधिक है। अब सवाल बनता है कि पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है, पश्चिमी तट की चौड़ाई अधिक है, किस जगह सबसे अधिक पाई जाती है? तो पश्चिमी तट की चौड़ाई एक तो गुजरात में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक एक तो गुजरात में होती है, और दूसरा इस पश्चिमी तट की जो चौड़ाई अधिक होती है वो होती है केरल में। अब आप इस बात को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अपन मानते हैं कि ये पश्चिमी तट और पश्चिमी तट की चौड़ाई कम है, गुजरात में थोड़ी अधिक है, और इसके बाद केरल में फिर इसकी अधिकता हो जाती है। अब सवाल बनता है कि गुजरात में और केरल में पश्चिमी तट की चौड़ाई अधिक होने की वजह। गुजरात और केरल में पश्चिमी तट की चौड़ाई अधिक होने की वजह क्या है? तो देखिए, गुजरात में एक तो नदी आती है, नदी का नाम है नर्मदा, एक नदी का नाम है नर्मदा, एक और नदी है जिसका नाम है ताप्ती। नर्मदा ताप्ती एक गुजरात, राजस्थान गुजरात से बहकर आने वाली नदी जिसका नाम है साबरमती, साबरमती, और एक और नदी जिसका नाम है माही, माही नदी। इसके अतिरिक्त इसी खंबात की खाड़ी में एक नदी आकर और गिरती है जिसे कहते हैं भोगवा। तो सवाल बनता है कि इस खंबात की खाड़ी में, या ये कहे गुजरात में, पश्चिमी तट की चौड़ाई अधिक होने की वजह क्या है? क्योंकि गुजरात में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और भोगवा नदी अपना जल गिराती हैं और इन नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में अवसाद लाया जाता है। इस वजह से इस पश्चिमी तट की सर्वाधिक जो चौड़ाई होती है गुजरात में। अगर दूसरी ही यहाँ बात की जाए कि केरल में इस पश्चिमी तट की चौड़ाई अधिक होने की वजह, तो केरल में फिर तीन नदियाँ बहती हैं
जो अपने अवसादों को जमा करती हैं, जिनमें से एक नदी का नाम है भरतपूजा। भरतपूजा नदी, जिसे पोन्नानी नदी भी कहते हैं। एक और नदी जिसका नाम है पेरियार नदी, और एक और नदी जिसका नाम है पेम्बा। नदी का नाम है पेम्बा, या जिसे पेम्बियार नदी भी कहते हैं। तो एक नदी जिसे पेम्बा या पेम्बियार नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा तो संकरा है,